शाम का वक्त शिवाय अपने कमरे में बिल्कुल बेफिक्र होकर लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। उसे देखकर कोई ये नहीं सोच सकता था कि कुछ देर में उसकी शादी होने वाली है। न उसके चेहरे पर शादी की कोई एक्साइटमेंट थी और न ही कोई तनाव, और सच भी कुछ ऐसा ही था। उसके लिए यह शादी कोई रस्म नहीं बल्कि सिर्फ एक शर्त थी जो आज उसे पूरी करनी थी, और उसे सिर्फ जितना था जैसे वो हमेशा जीता आया है। विजया जी कई बार उसके कमरे में आईं और उससे जल्दी तैयार होने के लिए टोकती रहीं, लेकिन शिवाय बिना उनकी बातों पर ध्यान दिए काम करता रहा। जैसे ही उसकी मीटिंग खत्म हुई, उसने अपना लैपटॉप बंद किया। वो कुछ सोच रहा था कि तभी विजया जी फिर से वहां आई। उसे अभी भी तैयार न देख वो चिंता से बोली, शिवाय, बारात निकलने का वक्त हो गया है, तुम अब तक काम कर रहे हो, जल्दी तैयार हो जाओ। लेकिन शिवाय का दिमाग कहीं और था। उसने गंभीर आवाज में कहा, हाँ माँ, मैं तैयार होकर आ रहा हूँ, आप जाइए और जाते वक्त तुषार को अंदर भेज देना। विजया जी ने फिर से गुस्सा करते हुए कहा, अब उससे क्या काम है तुम्हें? मैं कह रही हूँ तुमसे देर हो। लेकिन शिवाय उनकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, माँ प्लीज, मैं हो रहा हूँ तैयार, आप तुषार को भेजिए। विजया जी ने ना में सिर हिलाया और वो बाहर की तरफ चली गई। कुछ सेकंड्स में ही तुषार ने दरवाजे पर नॉक किया। शिवाय ने उसे अंदर आने के लिए कहा। शिवाय को ऐसे अभी भी लैपटॉप के सामने बैठा देख तुषार को कुछ खास हैरानी नहीं हुई। वो अपने बॉस को अच्छे से जानता था। उसने बहुत ही पोलाइटली कहा, जी सर। शिवाय ने बहुत ही ठंडे लहजे में पूछा, तुषार, क्या मैरिज पेपर्स कोर्ट में जमा कर दिए? तुषार ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी सर, सब हो गया है। कोर्ट ने पेपर्स ले लिए हैं और कल तक वो ऑफिशियली एक्सेप्ट हो जाएंगे। तुषार का जवाब सुन शिवाय की भौहें सिकुड़ गईं। वो सख्त आवाज में बोला, कल तक क्यों? आज क्यों नहीं? मैंने तुमसे कहा था ना कि जल्द से जल्द वो काम हो जाना चाहिए। सिर्फ एक मैरिज सर्टिफिकेट ही तो बनवाना है। तुषार को समझ नहीं आया कि उसका शातिर बॉस एक मैरिज सर्टिफिकेट के लिए इतना परेशान क्यों हो रहा है। उसने मन ही मन सोचा, शादी तो वैसे भी आज होनी ही है, फिर मैरिज सर्टिफिकेट को वक्त लग गया तो क्या ही फर्क पड़ता है। पता नहीं सर के दिमाग में क्या चलता रहता है। लेकिन अब शिवाय को एकदम से ऐसे भड़कता देख तुषार को थोड़ा डर तो लग रहा था। वो सिर झुकाते हुए बोला, सर, वो दरअसल आज संडे होने के कारण कोर्ट बंद है और इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कल हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। संडे है। ये सुन शिवाय ने अपने आप को ही एक गंदी सी गाली दी। वो इस बारे में कैसे भूल गया? गलती उससे ही हुई थी। शिवाय ने अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहा, ठीक है, कल दोपहर तक वो काम हो जाना चाहिए। और एक बात और, कल शाम को सिन्हा ग्रुप के सीईओ के साथ एक मीटिंग अरेंज करो और ध्यान रखना, मीटिंग पूरी तरह से प्राइवेट होनी चाहिए। सिन्हा ग्रुप के सीईओ? शिवाय की बात सुन तुषार थोड़ा हैरान था। उसने नासमझी से कहा, सर, सिन्हा ग्रुप के साथ हमारे। लेकिन शिवाय उसको बीच में ही चुप कराते हुए बोला, नो मोर क्वेश्चंस, जितना कहा है उतना करो और याद रखना, मीटिंग के बारे में किसी को भी, मतलब किसी को भी पता न चले, ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। शिवाय की ठंडी चेतावनी भरी आवाज सुन तुषार में अब हिम्मत नहीं थी उससे कुछ और पूछने की। उसने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया और वहां से बाहर चला गया। तुषार के वहां से जाते ही शिवाय के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसके ठंडे चेहरे पर वो मुस्कान और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। वो उठकर आईने के सामने खड़ा हो गया। अब वह तैयार होने के लिए तैयार था, क्योंकि आज वह अपनी सबसे बड़ी जागीर अव्या को हमेशा के लिए अपना बनाने जा रहा था। दूसरी तरफ अव्या अपने कमरे में एक सजी धजी गुड़िया की तरह बैठी थी। दो ब्यूटिशियन उसे तैयार कर रही थी। कमरे में मखमली लहंगे की चमक और इत्र की महक फैली हुई थी। अव्या ने गहरे मरून रंग का भारी शाही लहंगा पहना था, जिस पर असली सोने के तारों से बारीक काम किया गया था। वो मरून रंग अव्या की गोरी रंगत पर और ज्यादा खिलकर आ रहा था। अव्या ने गले में वही वेडिंग नेकलेस पहन लिया जिसे उसने और शिवाय ने मिलकर चुना था। वो हीरो और पन्नों से जड़ा हार अव्या की खूबसूरत गोरी गर्दन पर किसी उसकी बूंदों की तरह लग रहा था। कानों में मैचिंग हीरो के झुमके जिसके बीच में पन्ना लगा था, और माथे पर एक भारी मान टीका। अव्या ने नजरें उठाकर गले में पहने उस हार को देखा। उसे वो दिन याद आया जब शिवाय उसे अपने साथ वो गहने खरीदने ले गया था। अव्या को अब हैरानी हो रही थी ये याद कर कि कैसे उसने तब खुद को ही समझाकर शांत किया था कि शिवाय के साथ वो एडजस्ट कर लेगी, कि शिवाय के साथ शादी निभाना इतना भी मुश्किल नहीं होगा। शायद तब वो शिवाय के हैवान रूप से पूरी तरह वाकिफ नहीं थी, लेकिन आज सब कुछ अलग था। उसे अब समझ आ रहा था कि वो कितना गलत थी। उसके बगल में खड़ी एक ब्यूटिशियन ने कहा, वाह मैम, ये हार कितना खूबसूरत है, आप पर बहुत जच रहा है। हमने सुना है कि सर ने आपके लिए ये खुद पसंद किया है। उनकी बात सुनना चाहते हुए भी अव्या के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। बेशक वो हार बहुत कीमती और खूबसूरत था, लेकिन अव्या के लिए वह केवल एक खूबसूरत गहना नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी में शिवाय के अधिकार की पहली बीड़ी जैसा था।
तभी कमरे का दरवाजा खुला और शिवाय के परिवार की बड़ी औरतें अंदर आईं। शिवाय की माँ विजया जी के हाथ में एक बड़ा मखमली बॉक्स था। उनके साथ वैष्णवी जी और शिवाय की दादी भी थीं। अव्या को देखते ही उनके खूबसूरत चेहरे और ज्यादा खुशी से भर गए। उन्हें देख अव्या अपनी जगह पर खड़ी हुई और उसने जल्दी से झुककर सबका आशीर्वाद लिया। वैष्णवी जी उसको गले से लगाते हुए बोली, बहुत खूबसूरत लग रही हो। अव्या ने भी उन सबकी तरफ देख हल्की सी मुस्कान दी। विजया जी ने उसे फिर से आईने के सामने बैठने का इशारा किया। अव्या आईने के सामने बैठ गई। विजया जी ने अव्या के पास आए और उन्होंने 2 गहनों के सेट उसके सामने की टेबल पर रख दिए। वो उन्हें खोलते हुए बोली, ये देखो अव्या, ये हमारे खानदानी पुश्तैनी जेवर हैं। एक बॉक्स में सोने की बड़ी बड़ी पायल थी और दूसरे बॉक्स में बहुत ही खूबसूरत भारी सोने और कुंदन के कंगन थे। अव्या हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। विजया जी ने उसके हाथों में वो कंगन पहनाते हुए कहा, तुमने और शिवाय ने नेकलेस खुद पसंद किया था, इसलिए हम सिर्फ पायल और कंगन लेकर आ गए। वैष्णवी जी ने आगे आकर अव्या को एक कीमती खूबसूरत बाजूबंद पहनाया। दादी जी अव्या को देखते हुए बोली, देखो अब आप सच में सिंघानिया परिवार की बड़ी बहू लग रही हैं। उनकी आखिरी बात सुन अव्या को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। उसने झूठी मुस्कान के साथ उन सबकी तरफ देखा। उसका शरीर गहनों के बोझ से लद चुका था। उसने सामने रखे आईने में देखा। आईने में देखते हुए उसे अपनी खूबसूरती नहीं बल्कि वह सोने की बेड़ियां नजर आ रही थी जो उसे सिंघानिया परिवार से हमेशा के लिए बांधने वाली थी, और सीधे तरीके से कहें तो हमेशा के लिए शिवाय से बांधने वाली थी। उसे डर था कि कहीं इन गहनों की चमक के पीछे वो अपनी खुद की पहचान कहीं खो न दे। पूरा होटल, यहाँ तक कि होटल का चप्पा चप्पा शिवाय के गार्ड्स और सिक्योरिटी से घिरा हुआ था। हर तरफ उनकी कड़ी नजर थी, लेकिन अभी भी अनिका के दिमाग में सिर्फ एक ही धुन सवार थी, अव्या को शिवाय की कैद से आजाद कराना। अव्या ने कितनी बार उसे मना किया था, उसे समझाया था, लेकिन अभी भी उसने हार नहीं मानी थी। अनिका की इस जिद के पीछे शायद एक कारण ये भी था कि उसका भाई अनिकेत अव्या को पसंद करता था। उसने देखा था कि अव्या की शादी की खबर सुन अनिकेत कितना उदास हो गया था। अव्या भी यह शादी मजबूरी में कर रही थी, तो क्या ये सही नहीं है कि वह उन दोनों को एक साथ लाकर उन दोनों की परेशानियां दूर कर दे, क्योंकि दोनों ही उसके अपने थे। वह ये जानती थी कि इतने सख्त पहरे में वह अनिकेत को होटल के अंदर नहीं ला सकती थी। ऊपर से शार्विक की भी उस पर कड़ी नजर थी, लेकिन अनिका ने कुछ अलग ही प्लान बनाया था। उनके प्लान अनुसार अनिकेत अपने कुछ दोस्तों के साथ होटल के बाहर गाड़ी में बैठा हुआ था। अब अनिका को बस किसी तरह छिपते छिपाते अव्या को होटल के बाहर ले जाना था। अव्या अपने कमरे में सज धज कर अपने भारी कपड़ों और गहनों के बोझ तले दबी हुई आईने के सामने बेजान सी बैठी थी। बाकी सब वहां से चले गए थे। तभी किसी ने उसके रूम के दरवाजे पर नॉक किया। अव्या को लगा कि फिर से कोई रिश्तेदार औरतें या फिर लड़कियां उससे मिलने आए होंगी, लेकिन उसने दरवाजे की तरफ देखा तो अनिका जल्दी से अंदर आए और अंदर आते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसे इतना जल्दबाजी में देख अव्या ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। अनिका ने अव्या के पास जाकर उसका हाथ थाम लिया। वह उसे समझाने के लहजे में बोली, अव्या देख, मैं जो कह रही हूँ तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। अनिकेत भाई बाहर है। अनिकेत का जिक्र सुनते ही अव्या समझ गई कि अनिका ने अभी भी अपनी जिद नहीं छोड़ी है, लेकिन अब वह थक चुकी थी उसे समझाकर कि वह इन सब चीजों को जितना आसान समझ रही है उतना आसान ये नहीं है। अनिका जल्दी जल्दी में अपना प्लान अव्या को समझा रही थी, लेकिन अव्या की आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा था। उसने धीरे से अपना हाथ अनिका के हाथ से छुड़ा लिया और उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, अनिका बस करो, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? कितनी बार कहूँ मैं तुमसे कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अव्या की आवाज मरी हुई थी। उसे इतना कमजोर पड़ते देख अनिका थोड़े तीखे लहजे में बोली, तुम नहीं समझ रही अव्या, उससे शादी कर तुम अपने आप को उसके हवाले कर रहे हो। तुम खुद सोचो, एक तरफ वो है जो बदला लेने के लिए तुमसे शादी कर रहा है, और दूसरी तरफ मेरे अनिकेत भाई हैं जो तुम्हें पसंद करते हैं अव्या, और फिर भी तुम्हें यहाँ से जाना इतना मुश्किल लग रहा है। मेरी बात मानो, भाई के साथ यहाँ से चली जाओ, वो तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। अव्या थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, और आगे? आगे क्या? आज अभी थोड़ी देर में मेरी शादी है, मेरे माँ बाबा, हमारे रिश्तेदार सब यहाँ हैं, और तुम कह रही हो कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ? शिवाय तो जो करेगा वो करेगा, पर मेरे यहाँ से ऐसे भाग जाने से मेरे माँ बाबा को कितना दुख होगा। सभी रिश्तेदार उन्हें न जाने क्या क्या कहेंगे। क्या तुम अंदाजा भी लगा सकती हो कि कितना बड़ा तमाशा बनेगा मेरे परिवार का? सबके सामने उनका सिर झुक जाएगा। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, फिर चाहे इस शादी की वजह से मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों न हो। और मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ अनिका, अब तू ये सब बंद कर दे, इससे कुछ नहीं होने वाला। उल्टा तू अनिकेत को खतरे में डाल रही है। तू नहीं समझ सकती वो डर जो मैंने कल महसूस किया था,
जब शिवाय ने मुझे और अनिकेत को साथ में देखा था, इसलिए प्लीज तू ये जिद छोड़ दे। अव्या की बातें सुन अनिका आगे अब कुछ और नहीं बोल पाए। वो उदास चेहरा लिए रूम से बाहर निकली और नीचे हॉल की तरफ बढ़ने लगी। वह आज बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी अव्या से। उसे अपनी दोस्त की बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था और तरस भी आ रहा था, लेकिन वह अव्या की बातों को पूरी तरह झुठला भी नहीं सकती थी। सच्चाई चाहे जो भी हो, पर दुनिया की नज़रों में अव्या और शिवाय का रिश्ता एक दूसरे की सहमति से बंधा हुआ रिश्ता था। ऐसे में अव्या अगर एन वक्त पर यहाँ से चली गई तो लोग सबसे पहला सवाल उसकी फैमिली पर और उसके कैरेक्टर पर उठाएंगे। कोई यह जानने की कोशिश भी नहीं करेगा कि इस शादी के पीछे की सच्चाई क्या है। अनिका यही सब सोचते हुए गलियारे से गुजर रही थी, तभी एक परछाई ने एकदम से उसे पीछे से खींच लिया। लेकिन अनिका अपने ख्यालों में इतना उलझी थी कि उसे होश ही नहीं था कि कोई उसे खींच रहा है। न उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, उस शख्स ने अनिका को दीवार से सटा दिया। अनिका ने आंखें उठाकर देखा तो सामने शार्विक खड़ा था। उसकी आंखें कल की तरह ही सख्त थीं, उनमें वही पुरानी चेतावनी थी। उसने झुककर अनिका को अपनी ठंडी नजरों से घूरा, जैसे उसके अंदर चल रहे ख्यालों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। अनिका पहले ही बहुत ज्यादा परेशान थी। वह थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए बोली, क्या है अब? फिर से क्यों ऐसे पकड़ रखा है मुझे? लेकिन शार्विक अभी भी उसके चेहरे को एकटक देख रहा था। कुछ सेकंड्स बाद वह अपनी धीमी पर सख्त आवाज में बोला, लगता है तुम्हें और तुम्हारे भाई को अपनी जान की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, इसीलिए फिर से यहाँ आए हो। आज क्या साजिश चल रही है तुम्हारे दिमाग में? मैंने कल रात भी तुम्हें वार्न किया था, अपनी हद पार मत करना। याद रखना, अगर आज तुमने शादी में कोई भी तमाशा किया तो तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए अंजाम बहुत बुरा होगा। अनिका ने उसे खुद से दूर झटका। शार्विक की बात सुनकर भी उसकी आंखों में कोई डर नहीं था तो सिर्फ गुस्सा। वो तीखे लहजे में बोली, देखो मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है इस वक्त तुमसे बेफिजूल की बहस करने का। वैसे भी तुम जैसा पत्थर दिल इंसान क्या ही समझेगा किसी के दुख को। और इतना बोलकर वो वह से जाने लगी, लेकिन वो और आगे जा पाती तभी शार्विक ने एकदम से अनिका की कलाई को पकड़ा और बिना कुछ कहे उसे घसीटते हुए गलियारे की एक बड़ी कांच वाली खिड़की के पास ले गया। अनिका उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए गुस्से से बोली, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। शार्विक ने सामने की खिड़की का पर्दा झटके से हटाया और नीचे होटल के पिछले गेट की ओर इशारा किया, जहां अंधेरे में एक गाड़ी खड़ी थी। वो किस तरफ इशारा कर रहा है, ये समझ आते ही अनिका की आंखें खौफ और हैरत से बड़ी हो गई थी। वो बिल्कुल शांत वहां खड़ी रही। शार्विक उसके और थोड़ा करीब आया और उसके कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए बोला, देख रही हो उसे? तुम्हारा भाई ही बैठा है ना उस गाड़ी में। तुम्हें क्या लगा कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा भाई और उसके दोस्तों की गाड़ी वहां पिछले गेट पर खड़ी है और वो किस इरादे से यहाँ आए हैं? अगर अगले 2 मिनट में वह गाड़ी वहां से नहीं हटी तो मेरे आदमी वहां पहुंच जाएंगे और यकीन मानो वो तुम्हारे भाई को सिर्फ समझाएंगे नहीं। क्या तुम चाहती हो कि आज की रात तुम्हारे भाई की आखिरी रात हो? पहले तो अनिका बहुत डर गई। शार्विक की बातों से उसका शरीर कांप उठा, लेकिन उसने अपने आप को कमजोर नहीं दिखाया। उसने बेहद नफरत भरी नजरों से शार्विक की तरफ देखा और ताना मारते हुए बोली, मारना, मरवाना, धमकाना, यही सब आता है ना तुम्हें और तुम्हारे भाई को? लेकिन किसी को डरा धमकाकर चुप करा देना जीत नहीं होती शार्विक, ये बुज़दिली होती है। अनिका की तीखी बातों से शार्विक का चेहरा और ज्यादा सख्त हो गया। वो आगे बढ़कर कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन अनिका ने एक थकी हुई और कड़वी मुस्कान के साथ शार्विक की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि गहरी निराशा थी। उसने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, रिलैक्स शार्विक, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपनी ये हैवानियत अपने तक ही रखो, क्योंकि जिस लड़की के लिए मैं अपनी जान जोखिम में डाल रही थी वो खुद ही यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। उसने अपने साथ हो रही इस जबरदस्ती की शादी को अपनी किस्मत मान ली है और उसकी वजह है तुम्हारा वो भाई। मेरी दोस्त कभी इतनी कमजोर नहीं थी और ना कमजोर है, पर मजबूर है अपनी परिवार के फिक्र से, क्योंकि तुम्हारे भाई ने उसे मजबूर किया है। ऐसे ही डरा कर जैसे इस वक्त तुम मेरे भाई का नाम लेकर मुझे डरा रहे हो। अनिका को फिर से शिवाय के बारे में गलत बोलता देख शार्विक उस पर चिल्लाने वाला था, लेकिन अनिका की नम आंखें देख वो एकदम से चुप हो गया। उसकी आंखों में दिख रही बेबसी शार्विक को अंदर ही अंदर बेचैन करने लगी। अनिका ने अपनी आंखों से आ रहे हल्के आंसुओं को पोंछा और सीधे खड़ी होकर शार्विक के आंखों में आंखें डालकर बोली, मुबारक हो, तुम्हारे भाई की जीत हुई। उसने अपना बदला ले लिया। तुम्हें अब और ज्यादा गर्व हो रहा होगा अपने भाई पर। तुम चिंता मत करो, अब मैं कुछ नहीं करूंगी। और इतना बोलकर वो वहां से तेज कदमों से चली गई, पीछे शार्विक को अपनी बातों के गहरे असर के साथ छोड़कर। लेकिन वो असर बस कुछ पल के लिए ही था। आखिर था तो वो शिवाय का ही भाई। उसने अनिका के ख्यालों को अपने दिमाग से झटक दिया और वो भी वहां से चला गया।
इधर अव्या अभी भी अनिका के बारे में सोच रही थी। उसे पता था कि आज उसने अनिका को नाराज कर दिया है, लेकिन बेवजह उन दोनों की जान खतरे में डालने से अच्छा तो यही है कि वह उसे सच्चाई से रूबरू करवाए। अव्या ये सब सोच ही रही थी कि तभी नीचे से ढोल की आवाज आने लगी। नीचे से आती उन आवाजों ने अव्या की दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया। उसके दिल ने उससे कहा कि अब वह वक्त आ गया है वो करने का जिससे वह सबसे ज्यादा डर रही थी। भले ही शादी होटल में थी, जहां दोनों परिवार पहले से ही मौजूद थे, पर सिंघानिया परिवार फिर भी अपने घर के बड़े बेटे की शादी में कोई भी छूट नहीं चाहता था। फिर वह शिवाय की शाही बारात ही क्यों न हो। शिवाय को इन सब चीजों में ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अगर उसका परिवार चाहता है तो उसे वो करने में कोई दिक्कत भी नहीं थी। इसलिए अपने परिवार की खुशी के लिए होटल के अंदर ही एक भव्य बारात का आयोजन किया हुआ था, ताकि सभी लोगों को सिंघानिया परिवार का रुतबा पूरी तरह महसूस हो। होटल के एंट्रेंस से लेकर मैरिज हॉल तक का रास्ता फूलों और मखमली कालीनों से ढका गया था। ढोल की आवाजें होटल की दीवारों को कंपा रही थी। शिवाय एक उम्दा सफेद घोड़े पर सवार था, जिसे बहुत अच्छे से सजाया गया था। वह घोड़ा शिवाय के शाही अंदाज को और ज्यादा बढ़ा रहा था। दूल्हे के रूप में शिवाय बहुत ही डैशिंग और हैंडसम लग रहा था। आइवरी रंग की शेरवानी पर राजसी साफा और गले में मोतियों की माला। इस वक्त शिवाय को देख किसी को भी ऐसा लग सकता था कि परियों की कहानी का राजकुमार सच में जमीन पर उतर आया है। बस फर्क इतना था कि परियों की कहानी के उलट ये राजकुमार अपनी राजकुमारी को बचाने नहीं, बल्कि उस पर अपना कब्जा जमाने के इरादे से यहाँ आया था। शिवाय के चेहरे पर दूल्हे वाली कोई मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि सिर्फ जुनून था अपनी सबसे कीमती जागीर को अपने कब्जे में करने का। उसकी आंखों में नरमाहट नहीं, बल्कि जीत का गुरूर था। वह बड़े ही रौबदार अंदाज में घोड़े पर बैठा हुआ था, जैसे वह शादी करने नहीं बल्कि अपनी सल्तनत पर कब्जा करने जा रहा हो। शिवाय सिंघानिया की बारात किसी राजा की सवारी से कम नहीं थी। शिवाय के आगे उसके भाई बहन और दोस्त जश्न में डूबे हुए थे। आर्यन, रीवा और अद्विक ढोल की थाप पर जबरदस्त डांस कर रहे थे। अद्विक और रतन दोनों पूरी मस्ती में नाच रहे थे। आज न उन्हें शिवाय का डर था, न किसी और की फिक्र। वो बस अपने भाई की शादी एंजॉय कर रहे थे। रीवा अपनी सहेलियों के साथ ठुमके लगा रही थी और बार बार ऊपर की तरफ अव्या की खिड़की की ओर देख रही थी। शार्विक हालांकि डांस नहीं कर रहा था, पर वह शिवाय के घोड़े के बगल में एक रक्षक की तरह चल रहा था। उसकी नजरें चारों तरफ थीं। राजेंद्र जी, शेखर जी भी खुशी से झूम रहे थे। विजया जी, वैष्णवी जी बगल में कुछ औरतों के साथ खड़ी थी। भले ही वो दोनों डांस नहीं कर रहे थे, पर उनके चेहरे से ही जाहिर हो रहा था कि वो कितनी खुश है। तभी शेखर जी ने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाली और हवा में उड़ाई। दादी जी ने बहुत सारे नोटों के गड्ढे शिवाय पर से घुमाकर वहां खड़े होटल के स्टाफ में बांट दिए। उनका ये अंदाज और रईसी देख अग्रवाल परिवार के आए हुए मेहमान अचंभे में पड़ गए। बारात धीरे धीरे मंडप हॉल की एंट्रेंस की ओर बढ़ रही थी। तभी शिवाय की नजरें दूर से ही दिख रही अव्या की रूम की बालकनी की तरफ गई। अव्या के बालकनी के बंद दरवाजे को देख शिवाय के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान आ गई। वो मन ही मन बोला, आज के बाद तुम मेरी परछाई बन जाओगी। होटल के भव्य हॉल के दरवाजे पर जैसे ही बारात पहुंची, ढोल की आवाज और भी ऊंची हो गई। फूलों की बारिश के बीच शिवाय सिंघानिया ने घोड़ी से उतरकर जमीन पर कदम रखा। इस वक्त भी उसके चेहरे पर वह खास सिंघानिया एटीट्यूड था। गुरूर और घमंड से भरा चेहरा, ऊंचा सिर और हमेशा की तरह ठंडी आंखें। एक ऐसी शख्सियत जिससे लोग चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। अव्या के पिता आशुतोष जी एंट्रेंस पर सभी मेहमानों के स्वागत के लिए खड़े थे। उन्होंने राजेंद्र जी के गले में फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बदले में राजेंद्र जी ने बड़े स्नेह से उन्हें गले लगाया। ऐसे ही एक एक कर आशुतोष जी ने सभी मेहमानों का स्वागत किया। कंचन जी हाथ में आरती की थाली लिए शिवाय का स्वागत करने के लिए खड़ी थी। शिवाय उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा हमेशा की तरह भावहीन था। कंचन जी ने पूरी श्रद्धा के साथ शिवाय की आरती उतारी और उसे टीका लगाया। शिवाय ने झुककर आशुतोष जी और कंचन जी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। आशुतोष जी ने जल्दी से उसे खड़ा किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए शिवाय के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें अंदर ले जाने के लिए मुड़े, लेकिन तभी पीछे से आ रही विजया जी थोड़ा गंभीर होते हुए बोली, अरे बहन जी, हमें तो लगा था कि आप सारी रस्में अच्छे से करेगी। उनकी बात सुन कंचन जी को समझ नहीं आया कि उनसे कौन सी रस्म छूट गई। उनका मुस्कुराता चेहरा एकदम से गंभीर हो गया। शिवाय जो कि हॉल के अंदर की तरफ बढ़ रहा था, वो भी अपनी जगह पर ही रुक गया। कंचन जी धीमी आवाज में बोली, माफ कीजिए बहन जी, क्या कुछ रह गया है हमसे? कंचन जी को गंभीर होता देख विजया जी आगे आते हुए शरारती अंदाज में बोली, अरे बहन जी, इतनी जल्दी दामाद जी को अंदर मत ले जाए, हमारी नाक खिंचाई की रस्म तो अभी बाकी है। विजया जी की बात सुनकर कंचन जी थोड़ा ठिठक गई।
वो समझ नहीं पाए कि अब वो क्या कहे। उन्होंने शिवाय की ओर देखा, जिसका कोड ऑरा और सख्त चेहरा किसी को भी डरा देने के लिए काफी था। कंचन जी के मन में हिचकिचाहट थी। भले ही शिवाय उनका दामाद बनने जा रहा था, लेकिन फिर भी वो कोई मामूली इंसान नहीं था। वो इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ था। उसके बड़े बड़े कामों के चर्चे उन्होंने सुने थे। वो कैसे उसकी नाक खींच सकती थी। उन्हें लगा कि क्या इतने बड़े बिजनेस टाइकून की नाक खींचना सही होगा, कहीं शिवाय बुरा न मान जाए। विजया जी उनकी दुविधा समझ रही थी। वो मजाक करते हुए बोली, डरिए मत, आज के दिन ये आपका दामाद है, कोई बड़ा साहब नहीं। खींच लीजिए इसकी नाक, वरना ये फिर कभी हाथ नहीं आएगा। लेकिन कंचन जी फिर भी इसके लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने डरते हुए शिवाय की तरफ देखा। शिवाय ने अपनी सास के चेहरे पर मौजूद झिझक को पढ़ लिया, और ये उसके लिए बहुत आम था। वह जानता था कि लोग अक्सर उसके सामने कुछ भी करने से हिचकिचाते हैं, और ये उसे पसंद भी था। लेकिन चाहे वो जैसा भी हो, उसे हर चीज तरीके से करना पसंद था। उसने एक बार अपनी गहरी नजरों से वह खड़े सभी की तरफ देखा, और फिर बहुत ही धीरे से अपनी गर्दन थोड़ी आगे की ओर झुकाए, और एक हल्की, लगभग न दिखने वाली मुस्कान के साथ उसने अपनी आंखों से इशारा दिया, जैसे कह रहा हो कि आप ये रस्म पूरी कर सकती हैं। कंचन भी उसका इशारा समझ गई। शिवाय की मौन स्वीकृति मिलते ही कंचन जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो ये देख खुश थी कि उनका दामाद बाहर की दुनिया में इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद सभी रिश्तों को अच्छे से निभाना जानता है। उन्होंने फुर्ती से अपना हाथ बढ़ाया और प्यार से शिवाय की नाक खींच दी। पीछे खड़े रतन, अद्वैत आर्यन और रेवा खिलखिलाकर हंस पड़े। राजेंद्र जी ने चुटकी लेते हुए कहा, बेटा आज तो तुम फंस गए। शिवाय ने अपनी नाक को हल्के से रुमाल से साफ किया और बिना कुछ बोले आशुतोष जी के साथ बड़े ही रौबदार तरीके से किस्से अंदर की तरफ बढ़ गया। वही एक कोने में खड़ी अनिका आंखों में हैरानी लिए ये सब देख रही थी। वह एकटक शिवाय को ही देख रही थी। उसे वो दिन याद आया जब क्लब में शिवाय राहुल और समीर को बेदर्दी से पीट रहा था और अव्या को धमका रहा था, और आज वही शिवाय अपने परिवार और ससुराल वालों के सामने बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। अनिका ने देखा कि कैसे शिवाय बड़ी शालीनता और अदब से कंचन जी और आशुतोष जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले रहा था। उसके चेहरे पर वह शांत और सभ्य भाव था, जिसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि इसके पीछे एक खौफनाक इंसान छिपा हुआ है। नाक खिंचाई की रस्म में भी जिस तरह उसने बिना कुछ कहे शांति से अपनी सहमति दे दी, उससे कोई भी यही सोचेगा कि वो इतना बड़ा बिजनेसमैन होते हुए भी वह सबकी कितनी इज्जत करता है। अव्या के घर वालों के नज़र में तो वो किसी बहुत अच्छे दामाद जैसा था। उसे अब यकीन हो गया था कि अगर अव्या और वो दोनों मिलकर चीख चीख कर भी सबको शिवाय की सच्चाई बताएंगे तो भी कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा। शिवाय को एक बहुत अच्छे आदर्श दामाद की तरह व्यवहार करते देख अनिका जो झटका लगा था वही कुछ कम नहीं था। लेकिन जब उसने शार्विक को देखा तो उसकी हैरानी नफरत में बदल गई। शार्विक, जो अभी कुछ देर पहले होटल के गलियारे में उसे धमकियों पर धमकियां दे रहा था, उसके भाई का खून बहाने की बात कर रहा था, अब वह भी उतनी ही शालीनता और अदब से बड़ों के पैर छू रहा था। वो झुक झुक कर सबको नमस्ते कर रहा था। उसके चेहरे पर इतनी मासूम और नर्म मुस्कान थी जैसे वह दुनिया का सबसे अच्छा बेटा हो। अनिका ने उसे आशुतोष जी और कंचन जी से आशीर्वाद लेते देखा। शार्विक का ये दोहरा रूप देख अनिका का मन कड़वाहट से भर गया। शार्विक की तरफ नफरत से देखते हुए अनिका मन ही मन सोचने लगी, ये दोनों भाई एक ही मिट्टी के बने हैं, खतरनाक, शातिर और धोखेबाज। ये कितनी सफाई से अपने अंदर के शैतान को इस शराफत के मुखौटे के पीछे छुपा लेते हैं। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि जो शार्विक अभी सबसे इतना आदर से झुक झुक कर बात कर रहा है, वो मुझे कुछ पल पहले एक जल्लाद की तरह जान से मारने की धमकी दे रहा था। शार्विक का वह दोहरा चेहरा देख अनिका के दिल में उसके लिए एक गहरी नफरत पैदा होने लगी। उसे अब समझ आ रहा था कि सिर्फ शिवाय ही नहीं बल्कि उसका ये भाई भी उतना ही पत्थर दिल और कोल्ड ब्लडेड है। तभी शार्विक ने सिर उठाया और भीड़ के बीच में से उसकी नजरें सीधा अनिका की नजरों से टकराईं। उसने देखा कि अनिका उसे नफरत भरी नजरों से देख रही है। उसे ऐसे देखता देख शार्विक के चेहरे पर एक टैडी मुस्कान आ गई। उसने अनिका की तरफ देखते हुए अपनी आंखों से ही एक हल्का सा जीत भरा इशारा किया, जैसे वो दूर से ही उससे चिढ़ा रहा हो, और वो फिर से अपने आसपास खड़े बड़ों की बातों में व्यस्त हो गया। अनिका को लगा कि जैसे वो उसे बता रहा हो कि देखो जीत किसकी हुई है। उसने गुस्से से अपनी मुठियां भींच ली। शिवाय ने अपनी शेरवानी ठीक की और बड़े ही रौबदार अंदाज में चलते हुए स्टेज की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जीत के और करीब जा रहा है। पूरे हॉल को क्लासिक व्हाइट और रॉयल रेड थीम पर सजाया गया था। छत से हजारों क्रिस्टल झूमर लटक रहे थे, जिनकी रोशनी फर्श पर लगे सफेद संगमरमर पर पड़कर पूरे हॉल को दूधिया चमक दे रही थी। दीवारों पर मखमल के गहरे लाल पर्दे लहरा रहे थे
और हर कोने में ताज़ा सफ़ेद और लाल गुलाबों के ऊंचे ऊंचे गुलदस्ते रखे थे, जिनकी खुशबू पूरे माहौल में घुली हुई थी। हॉल के बिल्कुल बीचों बीच मंडप बना हुआ था, जो कि सबसे ज्यादा आकर्षक था। मंडप को चारों तरफ से मोगरे की सफ़ेद लड़ियों और लाल गुलाबों से सजाया गया था। मंडप के ऊपर एक विशाल सोने का छत्र था, जो शिवाय की शाही पसंद को दर्शा रहा था। शिवाय ने बड़े ही रौबदार अंदाज में हॉल के अंदर कदम रखा। उसके अंदर आते ही वहां का माहौल एकदम से बदल गया। आपस में गॉसिप कर रहे लोग एकदम से शांत हो गए और सबकी नजरें एकटक सामने से शान से चल रहे शिवाय पर टिक गई। वहां मौजूद सभी लोग दूर से ही शिवाय का ठंडा ऑरा महसूस कर पा रहे थे। उसका ऑरा इतना पावरफुल था कि वहां खड़े मेहमानों ने अपने आप पीछे हटकर उसके लिए रास्ता बना दिया। शिवाय आइवरी रंग की जोधपुरी शेरवानी में बेहद हैंडसम लग रहा था। उसकी शेरवानी पर मरून रंग के रेशम से बहुत ही सूक्ष्म काम किया गया था, जो अव्या के लहंगे से मेल खा रहा था। उसने कंधे पर एक मरून रंग का दुपट्टा लिया हुआ था, जिस पर शाही नक्काशी थी। बाएं और छाती के ऊपरी हिस्से पर वही ब्रोच लगाया गया था, जो अव्या ने उसके लिए खुद पसंद किया था। वो ब्रोच बिल्कुल अव्या के गहनों से मिलता जुलता था। शिवाय ने अपनी कलाई पर एक महंगी घड़ी पहनी हुई थी और हाथ में एक पुश्तैनी अंगूठी थी। उसका सीना गर्व से चौड़ा था और चेहरे पर हमेशा की तरह वही गुरूर और घमंड झलक रहा था। वो सीधे आकर स्टेज पर खड़ा हो गया। वहां विधि की सारी तैयारी पहले से ही की हुई थी। अब सबको अव्या के आने का इंतजार था। पंडित जी ने दुल्हन को बुलाने के लिए कहा। कुछ ही पल में रेखा जी और अनिका अव्या को लेकर हॉल के दरवाजे से अंदर आईं। अव्या के हॉल में प्रवेश करते ही चारों तरफ से उसके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। अव्या नजाकत से चलते हुए सबके बीच में से मंडप की ओर बढ़ रही थी। अव्या ने गहरे मरून रंग का भारी मखमली लहंगा पहना था, जिस पर असली सोने के तारों से बारीक जरदोजी का काम किया गया था। लहंगे का घेर इतना बड़ा था कि वह फर्श पर बिखर रहा था। गले में वो बहुमूल्य पन्ने का हार था, जिसके बड़े बड़े पत्थर उसकी गोरी रंगत पर ओस की बूंदों की तरह चमक रहे थे। कानों में मैचिंग झुमके और माथे पर एक भारी मांग टीका उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। अव्या का चेहरा लाल रंग की खूबसूरत चुनरी के घूंघट से ढका हुआ था। दुल्हन के लिबास में उभरती उसकी खूबसूरती का कोई मोल ही नहीं था। उसका वो खूबसूरत रूप देख वहां बैठे सभी मेहमान मंत्रमुग्ध हो गए। शिवाय पहले से ही मंडप में बैठा था। जैसे ही अव्या मंडप की तरफ आई, एक पल के लिए शिवाय की नजरें उस पर जम सी गईं। अव्या को दुल्हन के रूप में देख शिवाय को अपने दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। पता नहीं क्यों पर उसे अंदर ही अंदर एक मीठा सा एहसास हो रहा था, ये सोचकर कि आज अव्या सच में उसकी दुल्हन बनकर यहाँ खड़ी है। उसके पास अब कोई ऐसा है जो अब से सिर्फ उसका होगा, जिसे वो हक से अपना कह सकता है। लेकिन ये बस एक पल के लिए ही था। लेकिन वो शिवाय सिंघानिया था। इन सब एहसासों को महसूस करने के बावजूद वो उन्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं था। अगले ही पल उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। वो समझ नहीं पाया कि ऐसे बेफिजूल के ख्याल उसके दिल में कैसे आ सकते हैं। इन मुलायम एहसासों के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी। उसने एकदम से अपना सिर झटका, जैसे वो अपने अंदर आ रहे इन सारे ख्यालों को झटक रहा हो। नहीं, मुझे खुशी इस बात की है कि मैं फाइनली आज अपना बदला ले रहा हूँ। ये मेरी जीत की खुशी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो ये सब ऐसे बोल रहा था जैसे खुद को समझा रहा हो। फिर वो सामने से आ रही अव्या की तरफ देखते हुए कड़वाहट से बोला, और वो उसे अपनी गलती की सजा मिल रही है, क्योंकि ये शादी उसके लिए सिर्फ एक सजा होगी, जिंदगी भर ना खत्म होने वाली सजा। अव्या धीरे से जाकर शिवाय के बगल में बैठ गई, लेकिन अब शिवाय ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। पूरे हॉल में पवित्र मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। कुछ देर बाद दोनों को वरमाला के लिए खड़ा कर दिया गया। शिवाय और अव्या एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़े थे। शिवाय का चेहरा हमेशा की तरह सख्त और भावहीन था। घूंघट की वजह से शिवाय अव्या का चेहरा नहीं देख पा रहा था, और वह माने या ना माने, लेकिन अव्या का चेहरा ना देख पाना उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। दूसरी ओर उस खूबसूरत चुनरी के घूंघट के नीचे अव्या अपना उदास चेहरा लिए खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थीं, जैसे अब उनमें कोई उम्मीद ही ना हो। पंडित जी ने अव्या की तरफ वरमाला बढ़ा दी। अव्या ने कांपते हाथों से वरमाला पकड़ी। उसका मन भारी हो रहा था। वह जब से आई थी उसने एक बार भी शिवाय की तरफ नहीं देखा था। उसे एहसास था कि शिवाय की आंखें उसी पर हैं, लेकिन वह शिवाय को नहीं देखना चाहती थी। वह डर रही थी फिर से उन ठंडी आंखों का सामना करने से। अब वक्त था अव्या का शिवाय को माला पहनाने का। पंडित जी के इशारे पर अव्या ने माला ऊपर उठाई। वह शिवाय के कद तक पहुंचने के लिए थोड़ी आगे बढ़ी। वो अपनी अडियों पर खड़ी होकर उसे शिवाय को माला पहनाने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन मजाल है कि शिवाय एक इंच भी हिला हो। उसने जरा सी भी अपनी गर्दन नहीं झुकाई। वो वैसे ही खड़ा रहा। अव्या अपनी एड़ियां ऊपर उठाकर उसे माला पहनाने की कोशिश कर रही थी। आसपास खड़े सभी लोग ये देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शिवाय जानबूझकर अव्या के साथ मजाक कर रहा है।
लेकिन विजया जी ही जानती थी कि उनका बेटा कैसा है। उन्हें अपने बेटे के इस रियलपन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने रतन और अद्विक को आंखों से ही इशारा किया। विजया जी का इशारा समझ अद्विक और रतन अव्या की तरफ आते हुए बोले, कोई बात नहीं भाभी, हम आपकी मदद करते हैं। क्योंकि भाई तो झुकने से रहे और अव्या के कुछ समझने से पहले ही उन दोनों ने उसे ऊपर उठा लिया। नीचे खड़े सभी लोग जोर जोर से हूटिंग करने लगे। अव्या ने जैसे तैसे कर जल्दी से शिवाय को वरमाला पहनाई। सभी लोग और मेहमान खुशी से तालियां बजाने लगे, लेकिन सामने खड़े शिवाय की आंखें आग उगल रही थी। उसकी सख्त नजरें अद्विक और रतन को गुस्से से घूर रही थी। शिवाय को इतना ज्यादा गुस्से से अपनी तरफ देखता देख अद्विक खुद में ही फुसफुसाया, लगता है बड़ी माँ ने हमें फंसा दिया है। उन दोनों ने जल्दी से अव्या को नीचे खड़ा किया। अब बारी शिवाय की थी। पंडित जी ने शिवाय को वरमाला पहनाने के लिए कहा, लेकिन शिवाय अभी भी एकटक अव्या की तरफ देख रहा था। उसे अद्विक और रतन का अव्या को ऐसे उठाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो पलके झपकाए बिना एकटक अव्या की तरफ देख रहा था, जैसे अपनी आंखों से ही वो उसकी रूह तक झांक रहा हो। इस बात से अनजान अव्या सिर नीचे किए चुपचाप खड़ी थी। शिवाय ने थोड़ा आगे आते हुए अपने मजबूत हाथों में पकड़ी वरमाला उठाई और उसने एकदम से अव्या के गले में वरमाला पहना दी। शिवाय के वरमाला पहनाते ही सारे मेहमान जोर जोर से तालियां बजाने लगे। आसमान में पटाखों की आतिशबाजी शुरू हो गई। रस्म पूरी हो गई थी, मगर शिवाय अभी भी पीछे नहीं हटा था। शिवाय के हाथ अभी भी अव्या के गले में पहनाई गई वरमाला पर थे। एकदम से उसकी उंगलियां कसी। उसने वरमाला को हल्का सा खींचा, जिससे अव्या भी लड़खड़ाकर उसकी ओर आ गई। उसके ऐसा करने से अव्या ने चौंकते हुए ऊपर देखा, लेकिन घूंघट की वजह से वो ठीक से शिवाय को नहीं देख पा रही थी। शिवाय ने एक बार फिर हल्के झटके से अव्या को अपनी ओर खींचा। उसने यह इतने आराम से किया था कि उन दोनों को देख रहे किसी को भी यह समझ नहीं आया। देखने वालों के लिए यह नज़ारा ऐसा था कि शिवाय के हाथ अभी भी अव्या को पहनाई गई वरमाला पर हैं और वह प्यार से अव्या की तरफ देख रहा है। सभी को ऐसा लग रहा था जैसे अव्या और शिवाय अपनी शादी के इस खास पल को पूरी तरह से जी रहे हैं, लेकिन बस अव्या ही जानती थी कि यह कोई प्यार नहीं, बल्कि शिवाय का अपना हक जताने का तरीका है। शिवाय ने अब धीरे धीरे अपने हाथ वरमाला से हटाकर अव्या के कंधे पर रखे। अव्या बहुत ज्यादा घबरा गई। उसे अपने आप पर शिवाय के हाथों की मजबूत पकड़ का एहसास हो रहा था। शिवाय एकटक अव्या के चेहरे को देखते हुए उसे धीरे धीरे अपनी ओर खींचने लगा। जैसे ही अव्या को समझ आया कि वह क्या कर रहा है, वह घबराकर अपने आसपास देखने लगी। उसे इस बात का एहसास था कि आसपास खड़े सभी लोगों की नजरें उन दोनों पर ही हैं। वो सच में समझ नहीं पा रही थी कि शिवाय आखिर करना क्या चाह रहा है। उसने हिम्मत कर थोड़ी धीमी आवाज में कहा, शिवाय, सब हमें ही देख रहे हैं, प्लीज तुम। लेकिन तभी शिवाय ने एकदम से उसके घूंघट को पीछे कर उसे उसके सिर पर रखा। अब अव्या का खूबसूरत चेहरा उसके सामने था। वो अव्या को ऐसे देख रहा था जैसे मानो कितने अरसे बाद देख रहा हो। शिवाय एकटक उस खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। अव्या की वो खूबसूरत आंखें, जिन्हें देखने के लिए कब से उसका दिल बेचैन हो रहा था, अब वो खूबसूरत आंखें उसके सामने थीं। वो आंखें ही थीं जो हर बार उसे बहकाने का काम करती थीं। अव्या को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि शिवाय कुछ ऐसा करेगा। उसने हैरानी से ऊपर देखा तो शिवाय बिना पलके झपकाए अपनी जुनून भरी आंखों से उसी की तरफ देख रहा था। एक पल के लिए उन दोनों की नजरें आपस में टकराईं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। वो एक दूसरे में इस तरह खो गए कि उन्हें ये होश ही नहीं रहा कि इस वक्त वो कहाँ हैं। तभी उनके कानों पर पीछे से कुछ औरतों के हंसने की आवाज आई। राधिका जी, जो कि रतन की माँ थी, और शिवाय की बुआ, हंसते हुए विजया जी से बोली, अरे देखो देखो भाभी, कितनी जल्दी है हमारे दूल्हे को। सुहागरात तक का इंतजार ही नहीं किया, पहले ही घूंघट उठा दिया। उनकी बात पर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगे। विजया जी ने भी हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, तो हमारी दुल्हन ही इतनी खूबसूरत है। उन सबके हंसने की आवाज सुनकर अव्या एकदम से अपने होश में आई। उसने आसपास देखा तो बहुत से मेहमान उन दोनों को ही देख रहे थे। उसने जल्दी से अपनी नजरें नीचे झुका ली। शर्म से उसके गाल लाल हो गए, लेकिन शिवाय को तो जैसे किसी की परवाह ही नहीं थी। वो अभी भी वैसे ही खड़ा था। अव्या को बहुत ज्यादा एम्बेरस महसूस हो रहा था। उसने जल्दी से शिवाय का हाथ खुद से दूर किया और सीधी खड़ी होकर अपने चेहरे को फिर से घूंघट से ढक लिया। इस वक्त वो घूंघट ही उसे अपना सहारा लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी उसे, लेकिन बगल में खड़ा शिवाय उसे गुस्से से देख रहा था। अव्या का फिर से घूंघट लेना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो घूंघट उसे अपने और अव्या के बीच आ रही किसी दीवार की तरह लग रहा था। उसने मन ही मन दांत पीसते हुए कहा, ये लड़की, इसे तो मैं बाद में अच्छे से देखूंगा।